सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसे आपका बहुत आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से ज़्यादा विश्वास मिलता है, और ये हमारी कमाई है, ये हमारी ताकत है। जिस बेल के लिए देश की एक पूरी लिबरल जमात बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उस बेल को आज तगड़ा झटका मिला। आज उसका दिल टूट गया। जिस दो दंगे के आरोपियों शर्जिल इमाम और उमर खालिद की रिहाई के लिए तमाम उपमाएं गढ़ी जा रही थी, कोई मासूम बता रहा था, कोई उसकी डिग्रियां याद दिला रहा था, पूरी रात सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई थी, पप्पा जी को बिठा दिया था, इंटरव्यू कर दिया था कि बेचारे मासूम को 5 साल से जेल में बंद रखा गया है। ये वो लोग हैं जो देश की सरकार और देश के बाकी पूरे सिस्टम को इसलिए नापसंद करते हैं। ये जो इकोसिस्टम जिसकी मैं बात कर रही हूं, जो अब केवल और केवल चीखो सिस्टम बन गया है, उसका काम है सिर्फ बेवजह चीखना। विरोधी आवाज पसंद नहीं करती है। कौन कहता है ये वही चीखो सिस्टम है। अमेरिका में इसी लिबरल जमात के नए तारणहार बनकर उभरे हैं मेयर जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर। चिट्ठियां लिखवाई जा रही है उनसे। ऐसे खत लिखने में लगे थे जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। एक पूरा सिस्टम उसे वायरल करने में भी लग गया था, लेकिन इतनी सारी मेहनत देश के सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल पाई। हथौड़ा चला किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और यकीन मानिए, इस हथौड़े की चोट से जो जख्म है वो इतना गहरा हुआ है कि 1 साल तक इन कथित बुद्धिजीवियों की आह निकलती रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत को रद्द कर दिया है और यह भी शर्त रख दी है कि संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद या फिर आदेश के 1 साल पूरा होने तक दोनों दोबारा जमानत याचिका नहीं लगा सकते हैं। जिसे मासूम पढ़ा लिखा दिखाने का फर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी, कच्चा चिट्ठा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस NV अंजारिया, इनकी बेंच ने अपने फैसले में बता दिया कि भारत की न्यायपालिका व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बनाए गए खोखले नैरेटिव से नहीं चलती है। हमारी न्यायपालिका फैक्ट्स पर आधारित है। और कोर्ट ने सारे सबूतों को जांच परखने के बाद यह पाया कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद ने सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि व्यवस्था बिगाड़ने की सोची समझी साजिश उसे करार दिया है। और यह सारी साजिश उस CA कानून के विरोध के नाम पर रची गई, जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई थी। जिस कानून से देश के मुसलमानों का कोई वास्ता ही नहीं था, उसे इसी लिबरल जमात ने मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज इनका दिल शर्जील और उमर खालिद के लिए एकदम टूटा चले जा रहा है। दुख भी इतना गहरा है कि इनसे दर्द छिपाए नहीं छिप रहा है। कांग्रेस सरकार में देश के कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार सुप्रीम कोर्ट के शर्जिल इमाम और उमर खालिद की बेल रिजेक्ट करने के फैसले पर एकदम से सच बोल गए। कहते हैं कि आज इस देश में लिबर्टेरियन लोग सबसे ज्यादा नाखुश होंगे। सवाल है कि क्यों नाखुश होंगे? क्या शर्जिल इमाम को वो जेल से बाहर देखना चाहते थे, जो भरे मन से लोगों को यह कह रहा था कि अगर 5 लाख लोग हमारे साथ इकट्ठा हो जाए, कोट अनकोट कह रही हूं मैं, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को स्थायी तौर पर अलग कर सकते हैं। उस उमर खालिद को जेल से बाहर देखना चाहते हैं, जो भरे मंच से भीड़ को कहता है कि 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम सरकार के खिलाफ लड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बयान भरते, इन दोनों बयानों का असर जमीन पर दिखा। 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने अमरावती में ये बयान दिया। 23 फरवरी 2020 को देश की राजधानी में दंगा हो गया, दिल्ली में। यही वो वक्त था जब भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, वो दिल्ली में थे। ये एक उदाहरण है जिससे साफ हो जाता है, जिन्हें मासूम बताकर लोगों का दिल भरा जा रहा है, असल में वो एक बड़े खेल का साजिश करता है।
और इसी साजिश के लिए उमर खालिद पर 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर नंबर 101/2020 ये कहती है कि उमर खालिद ने दंगा करवाया, 2 समुदायों में नफरत फैलाने की साजिश रची, पुलिस को टारगेट किया। एफआईआर नंबर 59/2020 में यूएपीए की धारा 16 कहती है कि उमर खालिद आतंकी काम में शामिल है। यूएपीए की धारा 18 कहती है कि वो आतंकी साजिश में शामिल था। यूएपीए की धारा 39 कहती है कि आतंकियों की सहायता कर रहा था और समय रहते अगर इन्हें पकड़ा नहीं जाता तो शायद दंगे पूरे देश में फैल जाते। नॉर्थ ईस्ट को भारत को बाकी हिस्से से काटने की कोशिश भी होती, क्योंकि इसके पीछे जो इकोसिस्टम काम कर रहा है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सोचिए, उमर खालिद को जब बहन की शादी के लिए पैरोल मिली, उसी वक्त सूत्र बता रहे हैं कि उसके माँ बाप अमेरिका में मौजूद थे। वहां न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और कई ऐसे अमेरिकी सांसदों से मिलते हैं जो बाद में उमर खालिद के समर्थन में एक्स पर पोस्ट करने वालों में शामिल होते हैं। 30 सितंबर 2025 को 8 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में भारतीय राजदूत को उमर खालिद के समर्थन में बाकायदा एक लेटर लिखा और यह टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तय तारीख से कुछ दिन पहले की है। यानी पूरा ये चीखो सिस्टम कोर्ट पर दबाव बनाने में जुटा हुआ था, फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया। और ये सब कोशिश उस शख्स के लिए जिस पर भारत में दंगे भड़काने की साजिश का आरोप है। दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा घायल हुए। और ये जान लीजिए कि आतंकी सिर्फ वो नहीं जो लोगों को मारो या खुद बम बनकर उड़ जाएं। आतंकवाद की परिभाषा सिर्फ इतनी भर नहीं है। आतंकवाद वो भी है जो देश में भोले भाले युवाओं, लोगों के दिमाग में देश के खिलाफ नफरत भर दे। आतंक वो भी है जो लोग जो देश को बांटने की चाहत रखते हैं उसको किसी भी कीमत पर लोगों के जहन में उतार दे। आतंक वो भी है जो देश को हिंसा में झोंकने की साजिश रचे। और ये सब करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं होती है, इन सब के लिए खतरनाक सोच की जरूरत होती है। और ऐसे लोगों की वजह से एक बड़ी जमात हथियार उठा लेती है, निशाना मासूम लोगों को बनाया जाता है। ऐसी ही सोच से प्रभावित होकर कोई गाड़ी में बम लगाकर फट जाता है। दिल्ली के लाल किले पर 10 नवंबर को डॉक्टर उमर ने भी ऐसा ही किया था। सुप्रीम कोर्ट में उमर और शर्जील को बचाने की दलील देने वाले भारत में बोलने की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं और सोचते हैं कि संविधान ने यह ताकत उन्हें दी है, तो चलो इस्तेमाल कर लें। ये जान लीजिए, अगर वो भारत की जगह ईरान में होते, दंगा फैलाने और लोगों की जान लेने की साजिश में मौत की सजा मिलती उनको। सऊदी अरब में प्रदर्शन का हक तक नहीं है। इस धरती पर पैदा हुए हैं, हर चीज की आजादी मिली है, तो क्या देश के खिलाफ साजिश रचेंगे और फिर पकड़े जाएं तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे? हमें तो धर्म देखकर फंसाया जा रहा है, हमारा नाम फला धर्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। देश की लोकल अदालत ने जमानत नहीं दी, दिल्ली की हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, देश के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। हमारे देश में अदालतें लोकतंत्र के सबसे मजबूत पिलर में से एक है और आईना दिखाते हुए उस अदालत ने बता दिया कि आजादी का मतलब हिंसा फैलाना नहीं है। ये बुद्धिजीवी जिस संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत आजादी पर इतरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि देश की सुरक्षा के दायरे में ही व्यक्तिगत आजादी मिलती है। देश की सुरक्षा की कीमत पर आपको यह काम नहीं करने देंगे। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल ये कि क्या लिबरल होने का मतलब देश के खिलाफ चले जाएंगे? जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहली नजर में प्रमुख साजिशकर्ता मान रही है, उनसे संवेदना क्या किसी साजिश का हिस्सा है? देश विरोधी मानसिकता का असल इलाज क्या है? आज इसी पर गूंज शुरू करते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने वाले निखिल जैन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निवांश शर्मा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील जेबा जोआरिया भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट पहली मर्तबा मेरे साथ डिबेट में जुड़ रही हैं, लेकिन आपने बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर इनको देखा होगा। बहुत प्रखर और मुखर आवाज़ है। जेबा असम से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत कड़क लहजे में देश के दुश्मनों को जवाब देती है। सो वेलकम जेबा।
एंड वेलकम टू एवरीबॉडी एल्स। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल मदान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत करते हैं ईश्वरन भंडारी जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सबसे पहले शहजाद आपसे करना चाहती हूँ इस सवाल का जवाब लेते हुए कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप और आपका पूरा का पूरा सिस्टम मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। उदित राज का बयान आपने सुन लिया होगा जो सुबह सुबह आ गया था। चूड़ियां टाइट कर रहे हैं आप मुसलमानों की। इनको मुसलमान केवल अफजल, याकूब, बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकी शर्जील इमाम और उमर खालिद में ही नज़र आता है। इनको एपीजे अब्दुल कलाम में नहीं नज़र आता, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में नज़र नहीं आता, इनको वीर अब्दुल हामिद में नज़र नहीं आता, इनको केवल औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान में ही मुसलमान नज़र आता है। तो ये तो इनकी दृष्टिकोण की बात है। जहाँ तक सवाल है क्या सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम विरोधी है क्या? मतलब शर्जील इमाम और उमर खालिद को न केवल बेल डिनाई किया, रूबिका जी आज एक ऐतिहासिक घटना हुई, 1 साल तक ये बेल नहीं डाल सकते अपनी, 1 साल तक। उसके अलावा कहा गया है कि ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट है जो दिल्ली में हुआ, जो हुआ दिल्ली में प्री मेडिटेटेड, मतलब संयोजित था, ये संयोग नहीं था, ये पूरी तरह से सुनियोजित था, ये स्पॉन्सर्ड था, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये ऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनिक नहीं था। मतलब ये कहने के बाद भी ये कह रहे कि मुस्लिम विरोधी है। तो ये वही बात हो गई ना, जैसे ताहिर हुसैन जब पकड़ा गया और उसके घर पे हमने देखा था, उस समय पर मैं भी रिपोर्टिंग में था, तो उसके घर पे रखा हुआ था पेट्रोल बॉम्ब। तो उसके बाद बोला, मैं आपको ग्राउंड जीरो पर मिली बिल्कुल, तो उस समय कहा गया था आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, अमातुल्लाह खान और संजय सिंह द्वारा, कि ये मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित है। आज तक कोर्ट ने राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने कहा कि प्रीमेडिटेटेड किया गया है। जिस प्रकार से ये लिंक निकले तो इसका मतलब साफ है कि वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आज देखिए दुख दर्द तो बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को चुना गया था कि वो न्यूयॉर्क का कचरा उठाए, वो कचरा फैलाने में लगे हुए हैं। कचरा फैलाने के बदले कचरा उठाओ न्यूयॉर्क का और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत दो। पर मैं यहाँ पे जो कचरा फैलाते दिग्विजय सिंह, ममदानी को सच में मतलब अपने बगल वाले आदमी के बारे में पता होगा जो हिंदुस्तान के शर्जील के लिए दिल धड़क रहा है। मैं तो समझ ही नहीं आपको पता है ममदानी के साथ क्या हुआ? हाँ? एक है कि एक सो कॉल्ड पत्रकार है, आपने शायद शो में नहीं बुलाया, वो जोहरान जोहरान ऐसे करती रहती है। अच्छा। वो न्यूयॉर्क गई थी, वैसे इनके ट्रिप्स भी न्यूयॉर्क और पेरिस में ही होते हैं। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी, जोहरान तुम किधर हो, मुझे अपॉइंटमेंट दो। तो जोहरान ने तो उसको इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। तो ये तो इनकी वैल्यू है, पर वो जोहरान को अपना नया देवता बना रखा है। चलिए छोड़ देते, मैं इस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। मैं आना चाहता हूँ, निखिल जैन भी बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है, ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज में वकील में से एक है। ये उदित राज, सलमान सोज, दिग्विजय सिंह, सब ने मिलकर जाकर बैटिंग की उमर खालिद की। पॉइंट 1, अफजल कन्विक्ट होता है, ये अफजल के पैरवी में पहुंच जाते हैं। याकूब कन्विक्ट होता है तो याकूब के लिए पत्र लिखते हैं। बाटला हाउस के लिए सोनिया गांधी के आंसू टपकते हैं। नक्सलियों को बोलते हैं शहीद है। और दिल्ली टेरर ब्लास्ट अभी जो हुआ उसमें पता है क्या बोला इमरान मसूद ने? ये तो भटके हुए युवा है जी। तो देखिए, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग। अब ये नव्यन शर्मा जो है ना, ड्रामे में एक्सपर्ट है, पर ये देखिए, ये तो खुद कांग्रेस ने बोला है कि इनका लिंक खालिस्तानियों के साथ, गुल पनाग ने बोला है कि खालिस्तानियों के साथ फ्लर्टिंग करते हैं। हाँ। और ये ताहिर हुसैन के लिए किस प्रकार की पैरवी कर रहे थे। संजय सिंह ने बोला ताहिर हुसैन का तो बेचारे के घर में मौत घुस गई। ओके, वो तो बेचारे पीड़ित है। प्रवक्ता निवान शर्मा इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले निखिल, आपकी तरफ भी ये सवाल आता है। What do you mean by this? जब ये कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए थी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको जमानत देना चाहिए था, केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, देखो हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, ये कह रही है। ये किस तरीके का बयान है? हाँ, आप इस तरीके के बयानों से समझते हैं एक आम मुसलमान, उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है? रूबिका जी, शहजाद का बहुत लंबा भाषण सुन लिया। अब मैं आशा है कि आप मुझे भी थोड़ा समय देंगी उनकी बात का जवाब देने के लिए। नहीं, आप ये कहिए तो कि मेरा भी लंबा भाषण सुनने का मुझे समय दीजिएगा, दे दूंगी मैं। ठीक है, मुझे भी भाषण देने का समय दीजिएगा, पर अब मैं क्या मुद्दे पे आ सकता हूँ। पहली बात तो शर्जील इमाम और उमर खालिद का केस थोड़ा सा अलग है। दूसरी बात, देश में एक कानून का प्रिंसिपल है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। जब तक किसी के खिलाफ गुनाह साबित नहीं होता एक अदालत में, उसको इनोसेंट माना जाता है। अगर सरकार का ये मानना है कि इन दोनों व्यक्तियों की वजह से ही दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, तो अभी तक 5 साल नहीं 6 साल होने वाले हैं दिल्ली के दंगे हुए हुए। सरकार को इन पे ट्रायल पूरा करके चला देना चाहिए था। बीजेपी के कुछ मित्र बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं, यही तो एडजर्नमेंट मांगते हैं।
वो एडजर्नमेंट बेल एप्लीकेशंस में है, ट्रायल में एडजर्नमेंट्स नहीं है। और अगर वो ट्रायल में एडजर्नमेंट्स मांग भी रहे हैं, नथिंग स्टॉप्स द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द ट्रायल, इम्प्रेसिंग अपॉन द कोर्ट टू प्रोसीड विद द ट्रायल। बट सरकार नहीं कर रही है। 6 साल में इनका गुना सरकार साबित नहीं कर पाई है। एक और चीज सरकार की किस तरीके से इसमें राजनीतिक मानसिकता दिखती है, वो इससे भी दिखती है कि आपको याद होगा 2020 में ही जनवरी या फरवरी में कपिल मिश्रा ने टीवी कैमरास के आगे एक डीसीपी को धमकाते हुए, दिल्ली पुलिस के डीसीपी को धमकाते हुए बयान दिया था, अगर ये लोग नहीं हटे तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, अब देख लेना हम क्या कर लेंगे। और वो देख लिया सबने, क्या हुआ, दंगे हो गए। और दिल्ली के एक कोर्ट ने अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आप इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए। उससे पहले भी ऐसे निर्देश आ चुके हैं, लेकिन क्या हुआ, कपिल मिश्रा के अरेस्ट होना तो दूर की बात है, जेल जाना दूर की बात है, आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो। तो किस तरीके से राजनीतिकरण दिल्ली दंगों का बीजेपी की सरकार ने करा है, ये सबने बहुत लंबे समय से देखा है। इसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद से ज्यादा बढ़ के आगे ये मामला है। रही बात जोहरान ममदानी की, एक अमेरिका का मेयर क्या बोलता है किसी के समर्थन में या नहीं बोलता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक खैर मुझे पता है कि उन्होंने चिट्ठी उमर खालिद को लिखी, उमर खालिद के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नहीं लिखती, शर्जील इमाम के समर्थन में तो कुछ भी नहीं लिखा। जब ट्रंप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तब तो मोदी जी जाके बोल देते हैं अमेरिका में, अब की बार ट्रंप सरकार, और उनके समर्थक बैठ के दूध चढ़ा रहे होते हैं और पूजा कर रहे होते हैं ट्रंप की, तब इनको अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी नेता बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर किसी अमेरिकी नेता ने किसी एक डिसेंटर के समर्थन में बोल दिया तो उन्हें वही अमेरिकी नेता फॉरेन सॉइल नजर आने लग जाते हैं। मेरा तो हमेशा एक स्टैंड है, बाहर के नेता क्या बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरे देश की अदालतें क्या कर रही हैं, मुझे उससे मतलब है। अगर एक अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, बेल एप्लीकेशन में एक मिनी ट्रायल करके कंक्लूड करती है, दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेटल्ड लॉ इन दिस कंट्री बाय कटीना ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। आप बेल एप्लीकेशन में मिनी ट्रायल नहीं कर सकते। ट्रायल कोर्ट में होता है। 6 साल से वो ट्रायल लंबित है, उस पर कोई जवाब नहीं है। लेकिन मीडिया में बीजेपी बैठ के फर्जी नैरेटिव भड़काती रहती है। अभी थोड़ी देर में ये बोल देंगे कन्हैया टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग थे, क्योंकि न्यूज चैनल्स ने फर्जी वीडियोस चलाई थी। और कोई सरकार ने उस पर केस नहीं करा कि देश की इतनी प्रतिष्ठित सरकारी यूनिवर्सिटी जेएनयू को एक टुकड़ा टुकड़ा यूनिवर्सिटी दिखा दिया गया फर्जी वीडियो के चलते, लेकिन उन चैनल्स पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार का भाषण रुख खत्म हो गया आपका? हाँ जी, धन्यवाद। ओके, वंडरफुल। अब एक तो ये बात सुन लीजिए, डिफेंडर कहकर आप उस शख्स के ऊपर लगे आरोपों को छोटा साबित नहीं कर सकते। ईश्वरन भंडारी, हाँ ठीक, यहाँ पर ईश्वरन भंडारी भी मौजूद है। ईश्वरन, आपने सुन लिया होगा क्या क्या बातें निखिल जी ने कही है। वो खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये दबाव सरकार की तरफ से है। नहीं, मुझे पता नहीं निखिल को लॉ की इग्नोरेंस है या जानबूझ के गलत लॉ की रोट कर रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोलूंगा, बाकी मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता। हाँ। कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। कौन से कानून की आप बात कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। नारकोटिक्स लॉ में क्या लॉ है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, टेरर केसेस में क्या है, क्या बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन इन दीज लॉज। तो पहले हम किस लॉ की बात कर रहे हैं, थोड़ा हमें वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में। सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं बोलनी चाहिए। पर मैं आना चाहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक है एक तरह से। क्योंकि इस केस में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक पर्टिकुलर केस के अंदर इंटरनेशनल लोग भी कमेंट कर रहे थे, चाहे वो न्यूयॉर्क का मेयर हो, चाहे वो कांग्रेसमैन हो, और भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम, बहुत बड़ी लॉबी अब से नहीं कई सालों से लगी हुई है इस केस को, और स्पेसिफिकली उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेके बातें करने में। और फॉरेन इंटरफेरेंस इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि भारत के अंदर नेताओं ने और भारत के अंदर इकोसिस्टम ने उस बात को अडॉप्ट किया, इग्नोर नहीं किया, उन्होंने इसकी चर्चा की। मुझे तो याद आता है जिस तरह भारत के अंदर राजनीति करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को आप इन्वाइट करते थे, उसी तरह भारत की राजनीति के लिए दूसरे देशों के नेताओं को इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक केस के अंदर जिसके अंदर अपने फैक्ट्स हैं, अपना एविडेंस है, अपना लॉ एप्लीकेबल है। तो ये बहुत डेंजरस बात है और किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हो रही थी। अब कोर्ट पे आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पहली बात, एक बात तो बहुत साफ की है कोर्ट ने कि अलग अलग रोल है, अलग अलग फुटिंग पे है, अलग अलग अक्यूज्ड। कुछ को बेल मिली है, कुछ को नहीं मिली। इसका मतलब है किसी का कुछ रोल अलग था, किसी का कुछ रोल अलग था। अभी तक जो बातें लोग बाहर करी जाते हैं कि सबको बेल मिलेगी या सबको नहीं मिलेगी, इसका मतलब स्पेसिफिक और क्लियर रोल है उमर खालिद का और शर्जील इमाम का, और वो रोल इतना सीरियस है, प्राइमा फेसाया इतना गंभीर है प्राइमा फेसाया कि उनको बेल नहीं मिलती। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो करी जा रही थी कि बहुत देर से जेल में है, बहुत देर से जेल में है। हाँ, बहुत देर जेल में रहना एक ग्राउंड है बेल मिलने का, पर वो इकलौता ग्राउंड नहीं हो सकता बेल मिलने का। स्पेशली जब हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि आपने कितनी बारी खुद डिले करने की कोशिश की है, कितनी बारी आपने पिटीशन खुद विड्रॉ करी है, और पिछली बारी जब सुप्रीम कोर्ट में थी, विड्रॉ हुई थी, तब ये
इसी इकोसिस्टम ने बातें की थी कि अरे क्यों इस केस में आर्गुमेंट नहीं हो रही थी, क्यों स्ट्रेटेजिकली इस केस को विड्रॉ किया था। अब तो नई बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी पाया कि आपकी बेल नहीं बनती, तो अब क्या आपको इस पे भी विश्वास नहीं है, आप इसको भी नहीं मानेंगे। और लास्ट बात बहुत जरूरी है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह मतलब नहीं है कि आप भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि जो शर्जील इमाम ने बोला कि 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां पे जाम कर दें, नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर दीजिए। एक मिनट रुकिए, क्या यह प्लान एक्शनेबल है? क्या अगर ये प्लान हो, इससे भारत और नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करने की एक साजिश रची जा सकती है? हाँ, अगर 5 लाख लोग उस नैरो कॉरिडोर को जाम कर दें तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बांग्लादेश भी चिकन नेक की बात करता है, आप जानते हैं यूएस किस तरह लड़ाई लड़ रहा है, आप जानते हैं टेरर के कितने फ्रंट्स हैं, आप जानते हैं स्टूडेंट की बात नहीं है, डॉक्टर्स भी बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल केस तो उसके मेरिट्स पे देखा जाना पड़ेगा। तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन कि आप लोगों की सांसों से उनको फ्री कर दें, उनको मार दें। तो ये बात मेरे ख्याल से इस केस में बहुत क्लियर हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। और फ्यूचर में भी जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो देख रहे हैं, प्लीज आप इन बहकावों में मत आइए, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज का हिस्सा मत बनिए। ऑलराइट, कपिल मतान भी यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में। कपिल मतान, जब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां आती हैं कि ये खारिज इसलिए हो रही है क्योंकि आरोपियों का मकसद खास समुदाय को भड़काकर सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाना था, राष्ट्र की सुरक्षा, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता है, देश की सुरक्षा के दायरे में व्यक्तिगत आजादी आती है, यानी अगर वो सुरक्षा के दायरे को तोड़ा है तो फिर आपकी आजादी को हम प्रायोरिटी नहीं मानेंगे, और यही काम हुआ है इस केस में भी। देखिए रूबिका जी, मैं थोड़ा सा अपने आपके दर्शकों को थोड़े से बेसिक कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जब बेल की हियरिंग में होता है तो वो ट्रायल नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा गया है, जो एविडेंस है, उस एविडेंस को टेस्ट नहीं किया जाता। जो एविडेंस और साक्ष्य कोर्ट के आगे दिए जाते हैं, कोर्ट उसको इंटरप्रेट करके एक रीजनेबल व्यू बनाते हैं, प्राइमा फेसी व्यू बनाती है कि इसमें बेल मिलनी चाहिए कि बेल नहीं मिलनी चाहिए। ईश्करन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे साथी अधिवक्ता हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये स्पेशल एक्ट है यूएपीए। यूएपीए में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन का प्रिंसिपल नहीं लगता, रिवर्स चलता है। जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन का प्रिंसिपल है, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन जब सरकार 5 साल तक ट्रायल शुरू नहीं करती, तब आपको सरकार से जवाबदेही लेनी बनती है। और मैं आपको 3 बड़े बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देता हूं। हमने सबने देखा, नेशनल हेराल्ड का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो याचिका करते थे उनकी याचिका को डिसमिस किया। उसके बाद जब ट्रायल पे पहुंचे, ट्रायल शुरू हुआ, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये केस फंडामेंटली फ्लॉड है। जहां पे साक्ष्यों का टेस्ट हुआ, उस केस को खारिज किया गया। पॉइंट नंबर 1। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। इश्करन, आई हर्ड यू, प्लीज 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 वेट ऑन इट। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैं आपको एक और उदाहरण, ये कौन से रूबिका जी, आपने सबको बहुत पूरा टाइम दिया। सारे अधिवक्ता मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं। अरे सर, वो भाई हो के साथी हो, मेरे साथी। नहीं सर, सुनिए, आपके बैचमेट हो कि रूममेट, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप दोनों फैक्चुअली करेक्ट हैं कि नहीं हैं। जैसे ही आपने कहा, कपिल जी सुनिए ना, आपने जैसे ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फला फला बात कही, तो 2 अचानक बोल पड़े कि ये झूठ है। जब 2 आवाजें आती है झूठ है, तो मुझे 1 सेकंड के लिए आपको रोक देना पड़ेगा। क्या झूठ है जान लेते हैं, देन आई गिव यू 40 मोर सेकंड्स। मेरी बात, आप मेरे को, जब तक आप मेरी बात नहीं पूरी कर, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप आधी बात को कैसे बोल देंगे कि ये झूठ है, या ये भी कैसे बोल देंगे ये झूठ है? ये अपनी टर्न पे बोले, साक्ष्य के साथ बोले। नहीं, आधी कौन सी बात हुई? ये तो पूर्णता बात, ये पूर्ण बात हुई ना। आप ये कह रहे हैं आपने नेशनल हेराल्ड का केस दिया, अब वो बात तो कंप्लीट है ना अपने आप में। मैंने उदाहरण दिया, मैंने एक उदाहरण दिया। जब ट्रायल कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला केस फंडामेंटली फ्लॉड है, केस चलाया ही नहीं जा सकता और केस को खारिज। ये पहला उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण सुनिए। जब इस देश के अंदर 2G केस हुआ, जब इस केस के अंदर 2G केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऐसा है ही नहीं है, कैसे झूठ है ये? शहजाद अपनी टर्न पे बोले, शहजाद अपनी मुझे मालूम है सबके लिए। अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, एक बार कपिल को अपनी बात 40 सेकंड में खत्म करने दीजिए, फिर मैं मौका दे दूंगी। ठीक है कपिल, 40 सेकंड। ओके रूबिका जी, आप दूसरा उदाहरण 2G का देखिए। जब 2G का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी बोला कि हाँ कुछ फर्जीवाड़ा दिख रहा है और सबके लाइसेंस कैंसिल हो गए। ट्रायल चला,
लोग जेल गए और उसके बाद ट्रायल के अंदर क्या हुआ कि कोई साक्ष्य नहीं है, ये केस गलत है, एक्विटल हुआ। मैं आपको तीसरा एक बड़ा उदाहरण देता हूं, अमित शाह जी पे भी मुकदमा हुआ, अमित शाह जी भी जेल गए, वहां पे भी कोर्ट ने प्राइमा फेसाई बोला कि आप गुजरात में नहीं आ सकते, आप उनको गुजरात से ही बाहर रखा गया। जब ट्रायल चली तो ट्रायल में वो बरी हुए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोर्ट जब बेल की सुनवाई कर रही होती है तो वो ट्रायल नहीं होती, वो एक प्रथमदर्शिता जो कागजों में दिखता है उसके बेसिस पे फैसले किए जाते हैं। ठीक है। जो उसके अंदर लिखा है ओके। वो सच है या झूठ है, वो प्रूव होता है या वो प्रूव नहीं होता, वो Absolutely. ट्रायल की बात है। ठीक है। और आप अगर 5 साल तक अगर आप ट्रायल नहीं करेंगे, नेशनल हेराल्ड में 10 साल ट्रायल शुरू नहीं हुई। ठीक है, अब मैं समझ गई कपिल 2014 का मुकदमा। आपकी बात अब मेरे दर्शकों को भी समझ में आ गई, मुझे भी समझ में आ गई। अब मैं 20-20 सेकंड दे रही हूँ शहजाद पूनावाला, 20 सेकंड्स फॉर यू एंड देन 20 झूठ सेकंड्स बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले तो नेशनल हेल्थ का कोई मामला कभी कोई खारिज नहीं किया है, ना किसी ट्रायल कोर्ट ने आज तक खारिज किया है। और अभी उन्होंने कहा अमित शाह जी का भी मामला जब ट्रायल में आया तब उनको रिलीफ मिली। अमित शाह जी का मामला डिस्चार्ज हुआ था क्योंकि उसमें चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए थे। यही झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए, अब क्यों बीच में बोल रहे हैं? ट्रायल में गया ही नहीं वो मामला। तीसरी बात, अब पूरी बात हो जाने दीजिए। अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि कपिल कितने झूठ बोले सब लोग जानते हैं। मैं प्रिंसिपल पे आना चाहता हूं। अभी एक कपिल ने प्रिंसिपल पे क्या बोला कि निखिल ने बोला कि बेल रूल है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है। ये राहुल गांधी साध्वी प्रज्ञा को कन्विक्टेड गिल्टी टेररिस्ट बोलता था। ये राहुल गांधी और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को 17-17 साल तक जब रिलीफ नहीं मिली तब इनकी जमात बोलती थी ये तो आतंकी पहले से, क्योंकि भगवादारी है। तब उनका कैसा रूल वहां पे चलो चेंज हो जाता था। अच्छा कपिल जी 10 सेकंड और, कपिल जी बोलना क्या चाह रहे हैं? अगर कपिल जी का कहना है, सुन लीजिए, कि कोर्ट राहत देता ही है ए मामले में, बी मामले में, सी मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी दे देता। तीसरी बात, कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना एजेंसी का काम है, चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल करना एजेंसी का या सरकार का नहीं, कोर्ट का काम है। और फाइनल फोर्थ बात, अभी उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार का कोई रोल नहीं था। कन्हैया कुमार पर भी हमने आरोप डाले। आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ जो है सेडिशन का केस आगे बढ़ाया, तो क्या आम आदमी पार्टी भी झूठ बोल रही थी? और फाइनली उमर खालिद ने बोला कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया और अफजल गुरु को सपोर्ट किया। ये उमर खालिद को जो अलग कर रहे थे शर्जील इमाम से निखिल जैन, अरे निखिल जैन बताइए कि क्या उमर खालिद के बयानों से आप इत्तेफाक रखते हैं? 2 more people और उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। निवान, आप भी अपनी बात यहां पर रख लीजिए। यहां पे कन्हैया का भी जिक्र आ गया, कहा कि देखिए आखिरकार वो फर्जी निकला, लेकिन आपकी सरकार को याद दिला रहे हैं शहजाद पूनावाला कि उन्होंने ही इस मसले को आगे बढ़ाया था। उसके बाद ज़ेबा मैं आपके पास आऊं। रोध होके देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और कोर्ट जो भी जजमेंट देता है या जो भी रूलिंग देता है, जो भी मैसेज देता है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम उसका हमेशा से हमने ये कहा है कि कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने जो भी कहा है वो सोच समझ के कहा होगा, तथ्यों को देख के कहा होगा। लेकिन कोर्ट ही ऐसे जजमेंट्स भी देता है जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें वो कहता है कि प्रोलॉन्ग जेल विदाउट ट्रायल इज इलीगल। ये कोर्ट ने कहा, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि लॉ कैन नॉट बी अ वेपन फॉर पनिशमेंट। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी में तो आपको और ज्यादा उसको फास्ट करना चाहिए, और ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जहां पे आप एक मैसेज दें स्ट्रांग दूसरे लोगों को भी, जो ऐसा सोचते भी है कि वो देश के खिलाफ कुछ करें। आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति ने वो किया, इस व्यक्ति ने देश के खिलाफ इतना कुछ कहा। आपने अभी अपने तर्क में कितना कुछ बताया, उन्होंने कहा। क्या हमारी एजेंसीज के पास उसके सबूत नहीं है कोर्ट के सामने रखने के लिए कि उसको फास्ट ट्रैक करें, उसके अंदर ट्रायल शुरू हो, ट्रायल के बाद निर्णय आए, जजमेंट आए, जिससे एक मैसेज जाए कि देश के अंदर जो भी देश के खिलाफ गतिविधियां करता है करना बंद करना बोलो और इसके बारे में जवाब देना बोलो। आज ये ताहिर हुसैन के बचाव में कौन था? देश में ये नव्यान शर्मा ताहिर हुसैन के बचाव में कौन था? ताहिर हुसैन के बचाव में कौन था? ये क्यों हम लोगों से घबराते हैं? हम लोगों से आपसे कोई घबराता नहीं। अपने आप को इतना वैल्यू मत दो। पंजाब में जाकर सरकार चलो, अपने सरपंच ही मारे जा रहे हैं। आप बताइए ताहिर हुसैन के लिए कौन पैरवी कर रहा था? हिम्मत है क्या नव्यान शर्मा तुम्हें बताने की संजय सिंह और ताहिर हुसैन खान ने कहा ताहिर हुसैन इनोसेंट है? बताइए क्या था उसका, बताइए। इससे भाषण दिलवाओ आप, या तो हमें अपनी बात। अरे रोना बंद करो और ताहिर हुसैन पर बताओ। ताहिर हुसैन आपकी पार्टी का सदस्य, संजय सिंह ने डिफेंड किया था, है ना? ऑलराइट, बोलती बंद क्यों है? नहीं, अरे भाई एक दूसरे पर आप ऐसे, जब हम अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए ये पैनल जब क्यों हम था? अपनी बात रख रहे हैं, ये पैनल क्यों था सर? अरे डरो मत, जवाब दो। तर्क के लिए शहजाद पूनावाला बात उन्हें फिनिश को चुप कराओ आप। अरे भाई रुकिए, जवाब देने की हैसियत नहीं है क्या? अमानतुल्लाह खान डिफेंड किया शहजाद हुसैन को। शहजाद पूनावाला, लेट हिम स्पीक, लेट हिम फिनिश एंड देन आई विल गिव यू। नहीं, नहीं, एक सेकंड रुकिए।
वो तो वो डिसाइड करेंगे ना। अच्छा, ताहिर हुसैन पे बोलने की कुछ नहीं है। अरे भाई वो डिसाइड करेंगे ना। लेट हिम स्पीक फर्स्ट। नहीं बोलेगा, लेट हिम फर्स्ट। नहीं बोलेगा। अमानतुल्लाह खान ने डरा कर रखा है निव्यान शर्मा को। अमानतुल्लाह खान ने डरा कर रखा है इसको। शहजाद पुनावाला, वेट, आई एम द एंकर ऑफ द शो एंड आई डिसाइड। सो यू अमानतुल्लाह खान ने शो से पहले धमकाया इसको कि बोलना पहले मत आप ताहिर उनको हुसैन। सुनेंगे और उसके बाद हम चैलेंज डिबेट देता कर हूं, सकते ताहिर हैं। हुसैन पे नहीं बोलेगा। निवान, चैलेंज देता हूं, नहीं बोलेगा। सभी लोगों को ये देखना चाहिए किस तरह से इलॉजिकल लोग ताहिर हुसैन डिबेट्स पे आ जाते हैं, जिनके पास कोई तर्क नहीं होता, ताहिर हुसैन वो दूसरे वक्ताओं के ऊपर बोलते हैं। ताहिर, यही चल, इन चल, ये लोगों का, यही लेक्चर लोगों मुझे को मत दे। बीजेपी ताहिर दफ्तर हुसैन से के बारे में सिखा के बता। भेजा अरे ये जाता क्या है। तू तड़ाक है, इलॉजिकल शहजाद लोगों को पुनावाला। डिबेट में बहुत मत किया है, बुलाइए इसको करिए उसकी रूबिका जी, हमारी इसकी रिक्वेस्ट है दवाई आपसे। मिलनी चाहिए इसको। ताहिर हुसैन के बारे में लोगों को बता भाई। डिबेट में मत बुलाइए आप। चलिए धमकी देना ये बंद कर लंबे और लंबे ताहिर हुसैन भाषण के बारे देंगे, में बस बता। शहजाद इनके भाषण पुनावाला, सुनते रहे प्लीज, यहाँ आई पे। रिक्वेस्ट, एक सेकंड रुकिए ताहिर निवान हुसैन जी। के बारे में क्यों नहीं बता रहा? अमातुल्लाह ने धमकाया इसको। ये बता रहा, दिखा रहा, ये क्या है? दिस इज नॉट द जो वे आई ट्रीटमेंट डिबेट। इन लोगों ने दिया मैं वही दिया ना। लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं दिया ना वो ट्रीटमेंट। मेरा दिया है, प्लेटफॉर्म आपके क्यों भी इस्तेमाल आपके करेंगे भी आप? चैनल में दिया। नहीं, मेरे यहाँ पर कोई तू तड़ाक की और कोई अमर्यादित परम भाषा का आदरणीय इस्तेमाल नहीं निव्यान करता है। शर्मा जी, ताहिर हुसैन पर मुंह खोलने की All जरूरत right, fine, this is okay. हाँ, निवान शर्मा, मुस्कुराकर- now 20 more देखिए- seconds and then I move ahead. 20 more seconds. ताहिर हुसैन, जस्टिस शुड नॉट डिपेंड ऑन पार्टी मेंबरशिप। हमारे ताहिर देश में हुसैन। जस्टिस उस पे नहीं मिलेगा कि क्या हम बीजेपी के हैं या नहीं है। ताहिर बीजेपी का हुसैन। रेपिस्ट भी खुला घूमेगा हाँ। और दूसरा व्यक्ति जो है वो अपनी ट्रायल का इंतजार करता रहेगा। Okay. आम आदमी पार्टी के नेताओं को अनलिमिटेड पीरियड के लिए जेल में रखना चाहते थे। 2 साल तक सत्येंद्र जैन जी को जेल में रखा और 2 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं, फाइल पर कर दी कि हमें कुछ शर्जील नहीं मिला। इमाम और ये उमर खालिद और ताहिर, ये 3 नाम हैं। इन 3 नामों पर निवान शर्मा आप बात करने से क्यों कतराएंगे? आम मैं आदमी कह रहा हूं पार्टी कि- का तो स्टैंड इस मसले पर हमेशा क्लियर ही रहा होगा ना। हमेशा क्लियर है। जो क्या है? देशद्रोही है उसको फांसी पे चढ़ाओ आप। ओके, लेकिन आप ताहिर उसको हुसैन सजा देशद्रोही है? दिलवाओ तो। आप एक उसको सेकंड, केवल ताहिर और हुसैन केवल अब ये देशद्रोही है? सवाल पूछ रहे हैं, क्या ताहिर unlimited हुसैन time के लिए देशद्रोही जेल है? में जवाब रखे। दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आप सुनिए ताहिर रूबिका हुसैन जी, देशद्रोही last है, बात हाँ या कह के ना? खत्म कर रहा हूँ। हाँ। मैं लास्ट बात कह के खत्म अरे कर रहा हूँ। ताहिर हुसैन देशद्रोही है, हाँ या ना? UAPA की बात कर रहे शहजाद हैं, पुनावाला, आप यूएपीए की बात करें, आप देखो, पीएमएलए नहीं की बोल बात सकते। करें या आप किसी भी कानून की बात कर लीजिए, आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं करता है कोई भी कानून। अरे मेरी आर्टिकल बात नहीं 21 समझ रहे। आप उनको छोड़ो ट्रायल भाई। चला के सर, उनको मेरी सजा बात ये, दिलवाइए। मुझे ये बात ताहिर आप समझ देश नहीं में है। देशद्रोहियों को सजा सर, मेरे दिलाइए। बहुत हमारे सारे देश में दर्शक हमें जो हैं वो परेशानी इस वक्त आपसे ये सिर्फ शहजाद की बात नहीं है। मैं अपने तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बात, ये देखिए, दीपक है, प्रमोद है, अभिषेक है, अभिलाष है, सुनील है, ये सबके सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। कमल चौधरी हैं कि आप ताहिर हुसैन पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? अमानतुल्लाह ने ये सवाल धमकाया किसी है और का इसको। नहीं, ये दर्शकों मैडम, का सवाल है। अमानतुल्लाह ने धमकाया किसी इसको पर भी- बोलने All right, से। सर, रुकिए रूबिका एक जी, सेकंड, हम हाँ। किसी पर बोलने से नहीं बच रहे। जो भी हमारे देश में देश के खिलाफ बोलेगा उसको सजा दिलाइए। हमारे देश में हमें परेशानी ये है कि जो देश के खिलाफ बोलता है उसको सजा नहीं मिल रही। अरे अमानतुल्लाह खान आया था उसके बचाव लेकिन सजा में। कब मिलेगी? हाँ, हाँ, कब मानतुल्लाह ट्रायल ताहिर होगा? खान के हाँ, बचाव। सुनिए, कब अब ट्रायल सर, होगा? रूबिका जी, जोया, 5 सेकंड, मात्र 5 कब सेकंड, ट्रायल 5 सेकंड। ज़ोरिया, ज़ेबा ज़ोरिया, ज़ेबा ज़ोरिया को 5 सेकंड, उनसे मैं 5 सेकंड उधार ले रहा हूँ। अमातुल्लाह खान ने बोला ताहिर मुसलमान है इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। निव्यान शर्मा को अभी अमातुल्लाह खान ने फोन करके बोला है इस पर बोलना मत, इसीलिए इसकी इनको वैसे तो बोलो जुबान कि बहुत इनको खुलती है बोलो पर नींद आज से मुंह पर जागें। गोंद लगाकर आया पढ़ है। लिख कर आए, पहले पढ़ाई करें। नींद अरे से पढ़ाई जागें, छोड़ पढ़ाई दे करें। भाई, तेरा भगवंत मान कितना पढ़ा लिखा है आप- मुझे अब पता आप है, जागेंगे। छोड़ दे। Alright. आप कब जागेंगे अपने सुनहरे भगवंत सपने मान से? की पढ़ाई लिखाई आप बता लोग- दे। आप लोग आप पे हंस रहा है अपनी देश। अपनी लड़ाई में ये भूल जाते हैं कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर मामला कहाँ आ जाता है? अक़लियत पर आ जाता है, माइनॉरिटीज़ पर आ जाता है। ज़ेबा, आज ही मैंने आपका एक एक्स पर पोस्ट देखा था और आई कुड रिलेट टू इट। हाँ, ये जो ममदानी साहब हैं, ये टाई कौन सी पहन रहे थे? ये आपके राज्य के सिल्क वाली टाई पहनते हैं और हाँ, और ज्ञान क्या देते हैं कि उस शख्स को जिसके ऊपर ये आरोप लगा है, जिसने कहा कि ये चिकन नेक तो मुसलमानों का है, 5 लाख लोग हमें मिल जाए तो असम को अलग नहीं किया जा सकता है, असम हिस्सा है क्या? इसी तरीके की बातें करते हुए कोई शख्स नजर आ रहा था और हम उसे बेचारा करार दे दे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। देखिए, मैं पहले कश्मीर का एंगल डिस्कस करना चाहती हूँ। आप
कश्मीर का एंगल भी ओपनली डिस्कस कर ही देते हैं। जब कोई एक्टिविस्ट रिपीटेडली इंडिया के टेरिटोरियल क्लेम को चैलेंज करता है, जब ऑक्यूपेशन जैसे वर्ड्स कैजुअली यूज होते हैं, तो स्टेट नेचुरली उसे नेशनल सिक्योरिटी लेंस से देखेंगे। वो जो अभी लोग बोलेंगे नहीं, इसको आप पसंद करो या ना करो, पर ये रियलिटी है। सॉवरेनिटी क्वेश्चंस को इंडिया एक एकेडमिक डिबेट नहीं मानती है। और जब एक ऐसे पोजीशन लेने वाले लोग लेटर पब्लिक डिसऑर्डर केसेस में अक्यूज बनते हैं, तो कोर्ट और एजेंसीज उनको हाइटन स्क्रूटनी में रखते हैं। ये परसिक्यूशन नहीं, ये स्टेट बिहेवियर है। अब आते हैं उस बातों में जिनसे लोग भागते हैं। चार्जशीट और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट हुई है, ये अलेज करते हैं कि प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस नहीं था। एलिगेशन ये है कि नैरेटिव बिल्डिंग था, दैट सीए इज एंटी मुस्लिम। वुमेन्स और चिल्ड्रन को प्रोटेस्ट शील्ड के तौर पे यूज करना, छक्का जैम टैक्टिक्स, कोऑर्डिनेटेड मोबिलाइजेशन व्हाट्सएप के द्वारा, और वायलेंस को एस्केलेट करने के लिए मटेरियलाइज करना। मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि ये एलिगेशन है, कन्विक्शन नहीं। पर बेल स्टेज पे कोर्ट ये पूछती है, अगर ये एलिगेशन प्राइमा फेसी ट्रू है तो पब्लिक सेफ्टी का क्या होगा? इसीलिए उनको बेल डिनाई किया जा रहा है, जो ये लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आप लोग कंपैरिजन करते हैं साध्वी प्रज्ञा जी जैसे लोगों के साथ। दो गलत चीजों को एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। और अगर किसी और एक केस में प्रोलॉन्ग डिटेंशन गलत थी तो वो भी गलत है, पर एक इनजस्टिस का मतलब ये नहीं है कि स्क्रूटनी गलत हो जाए। रूल ऑफ लॉ इज नॉट अबाउट व्हाटअबाउटरी। पर मैं ये भी चीज बोलना चाहती हूँ कि अब मैं एक अनकंफर्टेबल टॉपिक को छेड़ना चाहती हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर जो ये एक विक्टिमहुड इंडस्ट्री चल रही है, इस इंडस्ट्री का बेसिक फॉर्मूला सिंपल है। हर मुस्लिम को पहले विक्टिम डिक्लेयर कर दो, हर लीगल एक्शन को परसिक्यूशन बताओ, और फिर हम जैसे यूथ को एक कांस्टेंट रेज मोड में रखो। कि मुझे ये नैरेटिव एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। इस्लाम मुझे डिग्निटी सिखाता है, परमानेंट ग्रीवेंस नहीं। आप जब मुझे मुस्लिम को सिर्फ मैं डरा हुआ मुस्लिम हूँ, सोसाइटी एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पे है, वी आर सफरिंग के फ्रेमवर्क में लॉक कर देते हैं, आप उनकी एजेंसी, एम्बिशन और फ्यूचर चुरा लेते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं इस देश के इंस्टीट्यूशन यूज करती हूँ। मुझे किसी ने नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोका, मुझे किसी ने एजुकेशन नहीं पर रोकी जब है, उदित राज मुझे ये किसी कहते ने हैं कि चूड़ी टाइट कर दी जा रही है, देखो हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, बाकी तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जाता है कि जानबूझकर सरकार की तरफ से प्रेशर किया जा रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर ट्रायल नहीं हो रहा है। 5-5 साल बीत जाते हैं और काम नहीं होता है। नहीं, वो ठीक है, 5 साल आप डिले कर रहे हो, उस पर आप बात कीजिए। पर आप जब आइडेंटिटी का एंगल आएगा, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, ये नैरेटिव फैक्ट्स के साथ स्टैंड नहीं करता। इसी केस में, इसी एफआईआर में, इसी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में 5 मुस्लिम अक्यूज को बेल मिला है। अगर ये गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम है, सुप्रीम कोर्ट भी एंटी मुस्लिम है, हाई कोर्ट भी एंटी मुस्लिम है, तो सबको नहीं मिलना चाहिए था, सबको जेल में रहना चाहिए था। अगर रिलीजन के बेसिस पे होता तो बेल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होती। कोर्ट ने एक चीज बार बार एम्फसाइज की है कि आइडेंटिटी नहीं, इन्वॉल्वमेंट मैटर करता है। कैन आई रिस्पॉन्ड रूबिका? निखिल ने अच्छा ठीक है, निखिल ने किया था। हाँ निखिल, 20 seconds. So what I was talking about was the general principle of criminal jurisprudence that bail is the rule, jail is the exception. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओका ने यूएपीए के केस में कहा है। इश्करन, अगर आप सिर्फ न्यूज ऑफ से जजमेंट्स पढ़ना बंद करेंगे ना, एक्चुअली जजमेंट्स पढ़ेंगे, you would find that in judgments the Supreme Court has reiterated that even in UAPA, even in anti-terror cases, even in money laundering cases, the cardinal principle of criminal jurisprudence, the Article 21 constitutionality doesn't go away. Let me just read it to you from the judgment in Criminal Appeal number 3173 of 2024, Jalaluddin Khan case, UAPA. अभी कपिल मदान जी ने भी वही बात बोली थी जो इश्करन ने कही है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, अभी इश्करन ने भी वही बात बोली। आम आदमी भी इस बात को समझता है निखिल, फॉर गॉड सेक, जेब कतरे में और यूएपीए के आरोपों में
एक आदमी जो जेल में बंद है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, समझ रहे हैं? और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल शुरू नहीं हुई है, 5 साल से जेल में बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जमानत मिल जाएगी। रूबिका, जलालुद्दीन खान जजमेंट है, यूएपीए के ऊपर है, पैरा 21 जस्टिस ओका क्लियरली राइट्स bail is the rule and jail is an exception, is a settled law, even in a case like the present case where there are stringent conditions for the grant of bail in the relevant statutes. शहजाद पूनावाला, जी पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं जो YouTube पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक वकील काले कपड़े में बैठा है, इसको छोड़ के बाकी सारे वकील ऐसे हैं कि विटनेस कोई सजा करा दे, तो इनके पीछे मत भागना। दूसरी बात ऐसी है कि भाई मेरे डियर मिस्टर निखिल जैन, आप पॉलिटिकल सवाल का जवाब दे दो। ये बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ये सब आपको तभी समझता है जब कोई मुसलमान है, आपको तब नहीं समझता जब कोई साध्वी प्रज्ञा है। तब तो आपका नेता इनको टेररिस्ट बोल रहा था कन्विक्ट हुए बिना, प्रज्ञा ट्वीट किया। अरे सुन लीजिए, आप क्या बीच में बोल रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो अभी, सुन लीजिए। तब तो राहुल गांधी ने, रूबिका जी, राहुल गांधी ने ट्वीट करके बोला टेररिस्ट प्रज्ञा, टेररिस्ट, ये कन्विक्टेड थी क्या प्रज्ञा? अच्छा तीसरी बात, अरे छोड़ दीजिए ना सर, अब आपसे नहीं है मेरा, अब मेरा फिर से लास्ट, प्लीज डोंट बी ऑर्केस्ट्रा। लास्ट सवाल है, वो कौन है वो गोंद लगाकर आया मुंह पे, अरे गोंद लगाना बंद कर और बता कि क्यों संजय सिंह डिफेंड कर रहा था ताहिर हुसैन। मैं निव्यांश शर्मा को पूछ रहा हूँ, मेरे शो में आप ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको ये अलाउ नहीं करूंगी। चलिए ठीक है, मैं प्यार से बोलूंगा, आप प्यार से बोलेंगे, मैं प्यार से पूछूंगा। आई विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस, चलिए मैं एकदम नॉट इन माय शो। मिस्टर, अरे निखिल जी रुकिए भैया, रुकिए 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 रुकिए। रूबिका जी, बहुत परम आदरणीय निव्यांश शर्मा जी से मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि देश के खिलाफ, प्लीज चुप रहिए निखिल जैन, प्लीज चुप रहिए, मुखर प्रवक्ता है, मुसलमान निखिल जैन प्रवक्ता है, प्लीज चुप रहिए। आप कहिए मेरे पास। थैंक यू।